इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वैक्यूम एवेपोरेशन सिस्टम। बेसिकली इस क्वेश्चन में आप देखें तो वैक्यूम एवेपोरेटिंग सिस्टम, इसके हमें पता होना चाहिए कि वैक्यूम क्या है और एवेपोरेशन सिस्टम क्या है। ठीक है, और एवेपोरेशन होती क्या है। अब वैक्यूम हमारे पास लो प्रेशर रीजन है। ठीक है, एक स्पेस है, यानी कि एक किसी साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन यूं की थी कि एक स्पेस होती है जिससे हम गैस फीड करते हैं, जिसका प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। ठीक है, वैक्यूम सिस्टम वो होता है जो कि वैक्यूम को जनरेट करता है। ठीक है, जैसे वैक्यूम पंप है एंड गेज वगैरह। एवेपोरेशन इज द मेन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एवेपोरेशन क्यों मेन पार्ट है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ये एवेपोरेशन के ऊपर ही तो काम कर रहा है। एवेपोरेशन का मतलब होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक टेक्निक होती है जो कि यूज की जाती है एक मटेरियल सॉलिड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर काफी फैक्टर जो है उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। इसमें से कुछ मेन है, टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर है। अब जो टेम्परेचर है, सरफेस एरिया, टेम्परेचर और सरफेस एरिया ये डायरेक्ट रिलेशन होते हैं वेपोरेशन के साथ। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ना तो वेपोरेशन उतनी ही इंक्रीज होती जाती है। और जो एटमॉस्फेरिक एक्वस वेपर प्रेशर है ये हमारे पास ये इनवर्सली रिलेशन होता है। जैसे हम इसको कम करते हैं ना तो हमारी वेपोरेशन उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, और इसको कम करने के काफी एडवांटेजेस भी होते हैं। हमारा जो मटेरियल होता है वो सेंसिटिविटी बरकरार रखता है, डैमेज नहीं होता। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो वो उसके डैमेज होने का रिस्क होता है। अब हम बात कर लें इसकी कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं। एक वैक्यूम सिस्टम है जिसके अंदर पंप और गेज वगैरह होते हैं, और नंबर 2 पे वर्क चैम्बर है, नंबर 3 पे इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड सेफ्टी डिवाइसेज। अब हम इसको रिस्पेक्टिवली एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, ये इसकी डायग्राम्स हैं, ये देख लें आप। ये वैक्यूम एवेपोरेशन सिस्टम है, ये भी, और ये वैक्यूम सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह से ये देखिए नेसेसरी पंप्स हैं, गेज, वाल्व्स वगैरह, ये सारे जो हैं ये हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। और ये देखें डिमोन्स्ट्रेबल सिस्टम है, मिनिमम बैक स्ट्रीमिंग, इसकी जो स्केप, जो एयर वेपर जो स्केप हो जाते हैं इसको बैक, इसकी जो पावर होती है वो कम होती। आगे नंबर 2 पे है, देखो वर्क चैम्बर है। ठीक है, वर्क चैम्बर के अंदर ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। ये देखिए सोर्स या फिलामेंट, एक सोर्स फिलामेंट है, एक सबस्ट्रेट होल्डर होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल शटर हो, हीटिंग कूलिंग एक्सेसरीज हो, और फिल्म थिकनेस। ये देखें डायग्राम के अंदर आपको नजर आएगा, ये देखिए यहाँ पर है कोई भी जिस कोई थिन फिल्म है ना उसको हम यहाँ पर डिपॉजिट करवाते हैं, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये टंगस्टन फिलामेंट है। इस तरह से नीचे से हम इसको एसी पावर सप्लाई देते हैं। जैसे हम एसी पावर सप्लाई देते हैं ताकि हमारी एवेपोरेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाए। और ऊपर हमारे पास सबस्ट्रेट होल्डर है, ये ऊपर जो ये खाली नजर आ रहा है ये वैक्यूम चैम्बर। ठीक है, यहाँ से ये देखें प्रेशर को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज। अब इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड सेफ्टी डिवाइसेज है। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज क्या है और सेफ्टी डिवाइसेज क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज जो है इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर फॉर पंप एंड गेज, इलेक्ट्रिकल पावर फॉर द सोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर दोनों के लिए होनी चाहिए। अब पावर के आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, लो टेंशन है, हाई टेंशन है। अब लो टेंशन में क्या होता है, करंट लो होता है, वोल्टेज जो होता है वो हाई होता है। जिस तरह से अभी 30 वोल्ट और 30 एम्पेयर इन लो टेंशन नजर आ रहा है ना। ये हाई टेंशन के अंदर क्या होता है, वो 10 वोल्ट यानी कि वोल्टेज जो लो है, और करंट क्या हाई है, 100 एम्पेयर्स। सेफ्टी डिवाइसेस, सेफ्टी डिवाइसेस क्यों यूज किए जाते हैं, ये टू प्रोटेक्ट द ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सिस्टम को प्रोटेक्ट। अब जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या हमें जरूरतें होती हैं। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व सेफ्टी पंप के लिए, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड स्विच इन द डिफ्यूजन पंप के लिए। अब वैक्यूम कंट्रोल्ड स्विच वाल्व फॉर पैनिंग गैज, गैज को पैनिंग करने के लिए ये भी होता है, ऑयल रिटर्न वाल्व होता है। अब मेन जो एवेपोरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो हमारे पास मेन है वो उसकी वर्किंग है। अब देखते हैं कि वर्किंग स्टार्ट से लेकर एंड तक ये किस तरह से वर्क करता है।
अब इसके टोटल वर्किंग के 5 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है स्टार्ट फ्रॉम द स्विच ऑफ पोजीशन, यानी कि जब इसकी स्टार्टिंग होनी है तो तब ये तमाम जो स्विचेस होते हैं वो ऑफ होते हैं। अब इसके आगे आप फर्दर देख लें कि मेक श्योर दैट ऑल स्विचेस आर ऑफ, ठीक है। स्विचेस ऑन जब स्विच करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, और उसको 30 मिनट टोटल जो इनिशियली ऑपरेशन होता है उसको वो करने के लिए हम ऑन करते हैं रोटेटरी पंप पर। उसके बाद हम ऐसा ऐसा हम चीज़ों को ऑन करते हैं। देखें बैकिंग वाल्व, जो बैकिंग वाल्व होता है ना उसको ऑन करना या ऑफ करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको खास ख्याल रखना होता है कि जो बैकिंग वाल्व है उसको हम जब ओपन करते हैं ना, इसका मतलब है हम जो प्रेशर है ना उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। 10 रेज़ की पावर -1 टॉर है। अब उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पे रफिंग साइकिल, रफिंग उसके ऊपर जब रफिंग साइकिल यहाँ पर हमने बैकिंग वाल को क्लोज कर लिया, ठीक है, और थोड़ा सा वेट करना होता है। इधर प्रेशर की वैल्यू 10 की पावर -1 टॉर है। जब फाइनल एवैक्यूएशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद रफिंग वाल को क्लोज कर लिया और बैकिंग वाल फिर ओपन कर ली। अब देखें जब दोबारा हमने बैकिंग वाल को ओपन किया मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। 10 रेज़ की पावर -6 टॉर तक प्रेशर चुका है। उसके बाद स्विच ऑन पैनिंग गेज, अब पैनिंग गेज उसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये जब उसको ऑन करते हैं ये शो कर रहा होता है प्रेशर को वैल्यू जो डिक्रीज हुई है ना 10 रेज़ की पावर -6 तक आई, वो ये शो करता है। नंबर 4 एवेपोरेशन, जैसा कि मैंने बताया एवेपोरेशन जो होता है वो मेन पार्ट होता है। एवेपोरेशन में देखें जब एवेपोरेशन स्टार्ट करनी, अब पावर सोर्स को ऑन कर लिया, या पावर सोर्स को ऑन करेंगे तभी हमारा जो फिलामेंट सोर्स है उसके ऊपर करंट पास होना शुरू हो जाता है, एवेपोरेशन हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो शटर है वो ऑन कर ले। अब स्विचेस ऑफ पावर द सोर्स, शटर क्लोज द बफर, ये चीज़ें को जब क्लोज करते हैं ना तो 5 हमारे पास है शटिंग डाउन। अब हमने जो चीज़ें ऑन की हुई थी ना, हमारे बैकिंग वॉल हो गया या जो पावर सोर्स है, ये सबसे पहले ऊपर वाले ये कूलिंग वाटर वाल्व ये सब कुछ ऑफ क्लोज करते हैं। फाइनली पे हम क्या करते हैं, मेन पावर है उसको भी ऑफ कर देते हैं। ये हमारा टोटल एक साइकिल बन गया। ये हमने टोटल यानी कि वर्किंग ऑन जैसे स्टार्ट हुई फिर यहाँ पर क्लोज होती, जब पावर एंड पे हम ऑफ कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है कि थिकनेस वेरिएशन फ्रॉम स्मॉल एरिया सरफेस सोर्स। अब हमने क्या करना है, थिकनेस और थिकनेस के अंदर जो चेंज होती है उसको एक्सप्लेन करना। अब स्मॉल एरिया सरफेस सोर्स क्या होता है, वो एक ऐसा सरफेस सोर्स होता है जहाँ पर ना एक स्मॉल वेपर अमिट होते हैं, ठीक है, वो वाला सोर्स सरफेस टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करने से। अब इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि डी एम इज इक्वल टू एम डी एम, ये चेंज इन मैस है। ये आपको क्वेश्चन नजर आ रही है। अब ये लॉ ऑफ कोसाइन को फॉलो करता है। ये थिकनेस मेजरमेंट, ये कुछ टाइम शॉर्ट होने की वजह से और इसकी कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी लेंथी थी, इसलिए कुछ पेजेस के ऊपर लिख दिया। तो थिकनेस मेजरमेंट है ये, हमारे पास ये डायग्राम नज़र आ रही होगी। ये इधर DS1 ये स्मॉल चेंज है, ये DS2 है और ये एंगल थीटा, ये फाई, ठीक है। अब ये इधर सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर हम डिपॉजिट करते हैं कोई भी मटेरियल को। ये लिखा हुआ लेट अस कंसीडर डिस्टेंस आ रहा है ये वो। अब टी हमारे पास क्या थिकनेस है एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो डिपॉजिट करते हैं ना उसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। अब थिकनेस वेरिएशन के अंदर यानी कि ये क्या इसके अंदर वेरिएशन आती है, ये हमारे पास जो डायग्राम वो नजर आ रही है, एक छोटी सिंप्लिसिटी। अब सरफेस सोर्स का हमने क्या करना है, थिकनेस वेरिएशन फाइंड करनी है। हमारे पास ये टी क्या थिकनेस है, टी इज इक्वल टू एम और पाई रो, और ये कॉस थीटा कॉस फाई और आर स्क्वायर। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू एच ओवर आर है। ये जो वैल्यू इधर बस पुट करनी सिंपल, पाई एम ओवर पाई, इधर cos स्क्वायर थीटा cos की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। आगे इसको सॉल्व किया मैथमेटिकली, ठीक है। और देखिए थिकनेस वो पॉइंट था रो के ऊपर, अब ये रो नॉट, इधर है टी नॉट थिकनेस, ठीक है। ये यहाँ पर ये रो इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर जब थिकनेस देखते हैं पहले टी इज इक्वल टू एम ओवर, ये वाली थी एम ओवर, ये ऊपर क्वेश्चन 5 और नीचे क्वेश्चन 6 आ गई। अब इसको आपस में डिवाइड करके, ये डिवाइड करके हमारे पास ये फाइनल रिलेशन आता है 1 ओवर वाई और एच के, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल है थिकनेस वेरिएशन।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट आर द assumptions टू बी मेड फॉर द वेपर। अब हमने देखना है कि assumptions क्या है वेपर सोर्सेज के लिए, वेपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसके 3 assumptions है मेन, एक लो एम्बिएंट प्रेशर, लो वेपर इंटेंसिटी है, और मैक्सिमम स्टिकिंग कोफिशिएंट। मेन अजम्पशन इसके ये देखो, लो एम्बिएंट प्रेशर मतलब जब हम प्रेशर को लो रखते हैं तो जो कोलिजन होती है ना वेपर्स गैस मॉलिक्यूल के दरमियान, वो निग्लिजिबल होती है, क्योंकि जैसे ज्यादा प्रेशर करेंगे तो कोलिजन भी ज्यादा होगी, ठीक है। नंबर 2 पे लो वेपर इंटेंसिटी, इसका मतलब ये है कि जो तादाद है वेपर्स की, यानी कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज करते हैं तो उतने वेपर ज्यादा होते हैं, इसका मतलब हमें यहाँ पर टेम्परेचर कम रखते हैं, ठीक है। जो वेपर इंटेंसिटी होती है वो लो होती है, ताकि उनके दरमियान जो कोलिजन होती है ना वो निग्लिजिबल होती है। ये 2 होगी। और थर्ड हमारे पास है मैक्सिमम स्टिकिंग कोफिशिएंट, इसका जो स्टिकिंग कोफिशिएंट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कैसे कि जो वेपर एटम है ना वो सबस्ट्रेट के ऊपर वो क्या कहते हैं स्टिक होने चाहिए, ठीक है, रीबाउंड नहीं होने चाहिए सरफेस के ऊपर, ताकि इसका जो स्टिकी कोफिशिएंट है ना उसकी वैल्यू मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। थैंक्स।